एक पिता जीवन भर मेहनत करके अपने परिवार को पालता है और बच्चों को काबिल बनाता है, और वही पिता अपने मरने से पहले अपनी संपत्ति की वसीयत किसी गैर के नाम कर जाता है। आखिर क्यों? यही बताने का प्रयास किया है इस कहानी में, इसलिए कहानी को आखिरी तक अवश्य सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 80 साल पहले। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रामदास। गांव साधारण था, कच्चे मकान, गलियों में बैलों की गूंज और खेतों में मेहनत करते किसान। हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों में झिलमिलाती और मंदिर की घंटियों के साथ गांव के दिन की शुरुआत होती। ये एक ऐसा समय था जब लोग एक दूसरे को जानते थे। रिश्ते केवल नाम के ही नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े होते थे। रामदास रामदास का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता राम प्रसाद गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वो एक किसान थे, लेकिन साथ ही गांव की पंचायत में उनकी सलाह को बड़ी अहमियत दी जाती थी। उनकी मां गायत्री देवी धर्मपरायण महिला थी, जो रोज सुबह रामचरितमानस का पाठ करती और अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती थी। रामदास का बचपन माता पिता के स्नेह में बीता, लेकिन ये सुखद यात्रा बहुत अधिक लंबी नहीं थी। जब रामदास सिर्फ 8 साल के थे, तब उनकी मां का देहांत हो गया। ये उनके लिए पहला बड़ा आघात था। मां के जाने के बाद रामदास का जीवन बदल गया। पिता अकेले थे, खेती का काम था और घर चलाने की चिंता भी थी। धीरे धीरे छोटी उम्र में ही रामदास को पिता के साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ा। गर्मियों के दिनों में जब बाकी बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते, तब रामदास अपने पिता के साथ खेत में हल जोतते। धूप से झुलसी हुई मिट्टी और माथे से बहता पसीना, यही उनका बचपन था। बरसात के दिनों में गांव की गलियों में बच्चे बारिश में नाचते, लेकिन रामदास अपने पिता के साथ नहर का पानी खेतों तक पहुंचाने में लगे रहते। धीरे धीरे रामदास को ये एहसास होने लगा कि जीवन आसान नहीं है। हर खुशी त्याग मांगती है और हर सफलता संघर्ष की राह से गुजरती है। हालांकि वो गरीब थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि रामदास पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो कहते कि बेटा, खेती का ज्ञान तुझे खेतों से मिलेगा, लेकिन जीवन का असली ज्ञान तुझे किताबों से मिलेगा। रामदास गांव के विद्यालय में पढ़ने जाते, लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें जीवन के अनुभव सिखा रहे थे। रामदास अभी 15 साल के ही हुए थे कि अचानक उनके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रामदास के जीवन की ये सबसे बड़ी चोट थी। अब वो पूर्ण रूप से अकेले रह गए थे। खेत भी था, घर भी था, लेकिन कोई सहारा नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। रामदास को अब खुद ही सब कुछ संभालना था। जिंदगी की परिस्थितियों ने उन्हें जल्दी ही बड़ा बना दिया। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक संघर्षित व्यक्ति बन चुके थे। रामदास ने अकेले ही खूब मेहनत की और गांव में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। लोग उन्हें ईमानदार, मेहनती और समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लड़का भले ही छोटा है, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी है। रामदास के मेहनत होने के कारण एवं सब कुछ अपने दम पर संभालने लेने के कारण पड़ोसियों ने एक रिश्तेदार की लड़की से रामदास का विवाह भी करवा दिया। रामदास की पत्नी सावित्री भी एक किसान परिवार की लड़की थी और बहुत ही नेक दिल व संस्कारी, समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। उसे इस बात का भली भांति एहसास था कि रामदास ने बचपन से ही संघर्ष किया है और वो जीवन में केवल मेहनत और ईमानदारी के सहारे आगे बढ़े हैं। विवाह के बाद सावित्री ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। सुबह जल्दी उठकर पूजा करना, घर की सफाई करना, रामदास के लिए भोजन बनाना और फिर दिन भर छोटे मोटे कामों में लगी रहना। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामदास के घर दो बेटों का जन्म हुआ। बेटों का जन्म होने पर रामदास का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने सोचा, अब मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, घर के खर्चे भी बढ़ते गए। रामदास की पूरी मेहनत अब अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लग रही थी। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे सिर्फ साधारण किसान ना बने, बल्कि शहर में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, आदमी बने। धीरे धीरे रामदास ने अपनी खेती का दायरा बढ़ाया। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा अनाज उगाते और बाजार में जाकर ऊंचे दामों पर बेचते।
बेचते। सावित्री भी उनकी मदद करती, जब जरूरत पड़ती तो वो भी खेतों में काम करती। दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। बच्चे कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया। ये निर्णय रामदास के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चे सिर्फ गांव तक सीमित ना रहे, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, क्योंकि जो हालात मैंने देखे हैं वो हालात मेरे बच्चों को न देखने पड़े। दोनों बेटे शहर चले गए और कुछ ही सालों में पढ़ लिख कर दोनों की शहर में ही नौकरी लग गई। रामदास और उसकी पत्नी बहुत खुश थे कि अब खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अब जिंदगी सुख चैन से बीतेगी। कुछ साल बाद दोनों बेटों का विवाह हो गया और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले गए। कुछ सालों तक तो दोनों बेटे समय समय पर गांव आकर अपने माता पिता के साथ समय बिताते, लेकिन धीरे धीरे शहर की चमक दमक ने उनका मन बदलना शुरू कर दिया। बड़ा लड़का, जो पहले माँ बाप के हर आदेश का पालन करता था, अब अधिक व्यस्त रहने लगा। फोन पर बातचीत कम हो गई। हर बार कोई नया बहाना होता, पापा ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, माँ समय नहीं मिल पा रहा है। छोटे बेटे ने भी बड़े भाई को देखकर वही आदतें अपना ली। रामदास और सावित्री ये सब देखकर दुखी होते, लेकिन ये सोचकर तसल्ली कर लेते कि बच्चों का अपना जीवन है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य कमजोरी समझा, लेकिन जब 3 दिन लगातार बुखार और कमजोरी बनी रही तो रामदास घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। रामदास ने तुरंत दोनों बेटों को फोन किया और उन्हें बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुरंत आ जाओ। बड़े लड़के ने कहा, पापा मेरे ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, 2-3 दिन बाद ही आ पाऊंगा। छोटे बेटे ने भी यही बहाना बना दिया। ये सुनकर रामदास को पहली बार एहसास हुआ कि उनके बेटे अब उनके नहीं रहे। वो अकेले ही सावित्री को लेकर अस्पताल गए, इलाज करवाया और खुद ही सब कुछ संभाला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सावित्री का निधन हो गया। अब रामदास पूर्ण रूप से अकेले रह गए थे। सावित्री के जाने के बाद रामदास की दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने सोचा था कि बेटे अब उनकी कुछ सुध लेंगे, उन्हें सहारा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों बेटे माँ के अंतिम संस्कार में तो आए और दिन 13वीं आदि होने के तुरंत बाद शहर चले गए। किसी ने भी पिताजी के साथ चलने को नहीं कहा और दोनों शहर जाकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। वो कभी कभार पिता को फोन कर लेते, लेकिन उनका गांव आना बिल्कुल बंद हो गया। रामदास अकेले अपने पुराने खंडहर जैसे घर में बैठे रहते, मंदिर जाते, खेती देखते और शाम को घर पर लौट आते, लेकिन घर अब घर नहीं रहा था। उन्होंने कई बार बेटों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब वही था कि पापा बहुत काम है, पापा अभी फुर्सत नहीं है। रामदास ने धीरे धीरे समझ लिया कि अब वो बच्चे के लिए सिर्फ एक बोझ बन चुके हैं। सावित्री के जाने के बाद रामदास की जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा बचा था। घर में अब ना तो हंसी की गूंज थी, ना किसी के आने जाने की आहट। हर सुबह वो मंदिर जाते, भगवान के सामने घंटों बैठे रहते। उनके मन में अब कोई उत्साह नहीं था। खेतों में काम करने की भी इच्छा मर चुकी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब वो घर लौटते जहाँ कभी सावित्री की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। गांव के लोग कहते कि रामदास जी, बेटों को बुला लीजिए, वो आ जाएंगे, लेकिन वो जानते थे कि अब कोई नहीं आएगा। एक दिन जब रामदास मंदिर के बाहर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो बहुत दुबला पतला था, उसके कपड़े मैले थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। रामदास उसके पास गए और पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? लड़के ने धीरे से जवाब दिया कि मेरा नाम मनोज है, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर रामदास का दिल पिघल गया। उन्हें अपने बचपन का वह समय याद आ गया जब वो खुद अकेले रह गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम तुम मुझे भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो, घर चलकर खाना खा लो। रामदास ने मनोज को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। पहली बार उनके घर में किसी और के होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे मनोज उनके घर में रहने लगा। वह न सिर्फ उनकी देखभाल करता, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटाने लगा। रामदास को पहली बार एक नया सहारा महसूस हुआ। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि रामदास काका, ये लड़का कौन है? क्या आपने इसे गोद ले लिया है? रामदास मुस्कुराते और
कहते कि नहीं, लेकिन जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो पराये ही अपने बन जाते हैं। जब रामदास के दोनों लड़कों को पता चला कि उनके पिता ने किसी अनजान युवक को घर में रख लिया है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। बड़े बेटे ने रामदास को फोन लगाकर कहा कि पापा, ये क्या कह रहे हैं? किसी अनजान आदमी को घर में क्यों रखे हुए हो? रामदास ने शांत स्वर में जवाब दिया कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो अनजान ही काम आते हैं। ये सुनकर बड़ा बेटा चुप हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, पापा, समाज क्या कहेगा? लोग कैसे कैसे बातें बनाएंगे? रामदास ने एक गहरी सांस ली और कहा, समाज ने जब मुझे अकेला छोड़ दिया तब किसी ने नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगा। अब मैं समाज की परवाह क्यों करूं? यह सुनकर बेटों को और भी गुस्सा आ गया। अब वो रामदास की संपत्ति के बारे में चिंता करने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों बेटे गांव आए, पर वो पिता के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने हक का दावा करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि पापा, अब आप बूढ़े हो गए हो, क्यों ना आप अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दे। ये घर, ये जमीन हम संभाल लेंगे। रामदास समझ गए कि अब उनके बेटे सिर्फ जायदाद के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? बेटों ने टालते हुए कहा कि पापा, हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी हम मदद अवश्य करेंगे। रामदास ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे संपत्ति के रखवाले नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। अगले दिन रामदास ने पंचायत बुलाई और घोषणा की, मेरी संपत्ति के वारिस मेरे बेटे नहीं होंगे, बल्कि वो होगा जिसने मेरा साथ दिया है। पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। रामदास के दोनों बेटे गुस्से से तिलमिला उठे और बोले कि पापा, आप हमें बेदखल कर रहे हैं। रामदास ने शांति से कहा, नहीं बेटा, तुमने खुद ही मुझे अपने जीवन में बेदखल कर दिया है। अब रामदास अकेले नहीं थे, उन्होंने मनोज को अपना सहारा बना लिया था। रामदास ने जब पंचायत के सामने घोषणा की कि उनकी संपत्ति अब उन बेटों के नहीं बल्कि मनोज की होगी, तो ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने रामदास का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने कहा कि बुढ़ापे में आदमी पागल हो जाता है, अपने ही बेटों को जायदाद से बेदखल कर दिया। लेकिन रामदास अब किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही था कि जिन्हें उन्होंने अपनी खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया, वही उन्हें अकेला छोड़ गए। रामदास के दोनों बेटे जब पंचायत से लौटे तो वो आग बबूला थे। रास्ते भर दोनों सोचते आए कि अब ये बुड्ढा हमारी संपत्ति किसी और के नाम कर देगा, हमें कुछ करना ही होगा। छोटे बेटे ने सलाह दी कि भाई, हमें कोर्ट जाना चाहिए, हम कानूनी तौर पर इस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। दोनों भाई अपने पिता को सबक सिखाने के इरादे से वकील के पास गए। वकील ने कागजात देखे और कहा, देखिए, कानून के हिसाब से आपके पिता अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये साबित कर दे कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है तो आप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। बेटों ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, हाँ पापा, तो अब बूढ़े हो गए, वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन जब कोर्ट कचहरी की बात गांव में फैली तो कई बुजुर्गों ने रामदास का ही पक्ष लिया। एक बुजुर्ग बोले कि जब इन्हें अपने पिता की सेवा करनी थी तब ये शहर में बैठे थे, अब जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे बेटों पर। धीरे धीरे समाज भी रामदास के समर्थन में आ गया। ये समय मनोज के लिए भी एक परीक्षा का था। रामदास को कहीं ना कहीं ये डर था कि क्या मनोज भी भविष्य में मेरे बेटों की तरह स्वार्थी हो जाएगा। लेकिन मनोज ने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ जायदाद के लिए नहीं, दिल से रामदास का बेटा बनना चाहता था। वह रामदास की पूरी सेवा करता, सुबह उठकर उनकी दवाइयां देता, भोजन बनाता, खेतों की देखभाल करता और हर पल उनके साथ रहता। रामदास को पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उन्हें एक सच्चे बेटे के रूप में दूसरा मौका दिया है। समय बीतता गया। रामदास अब और भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। जब ये खबर रामदास के दोनों बेटों को मिली तो वो भागते हुए गांव आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामदास इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मनोज उसके पास बैठा था। अंतिम संस्कार के बाद रामदास की वसीयत खुली गई, जिसमें लिखा था कि मेरी सारी संपत्ति मनोज को दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ उसके नाम की नहीं होगी, बल्कि वह इसे एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए उपयोग करेगा, ताकि कोई और बुजुर्ग अकेलापन ना सहे। ये सुनते ही पूरे गांव में तालियां गूंज उठी। रामदास ने जाते जाते भी समाज को एक संदेश दे दिया था कि धन दौलत से बड़ा प्रेम और बुजुर्ग की सेवा है। इसलिए बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा।